गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अगर 12th क्लास की बात करें तो हम ज़्यादातर ये चीज़ें देखते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर ही एक ऐसी स्टार्टिंग रखता है जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना गया है। ये शीत युद्ध स्टार्ट होता है सोवियत संघ और अमेरिकी खेमे के बीच। सोवियत प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जो पूरी तरीके से सोवियत संघ को बनाए हुए होती है। ये व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था होती है। हम अपनी आगे की वीडियो इसी बात से शुरू करने वाले हैं कि किस तरीके से सोवियत संघ ने स्टार्ट किया और किस तरीके से एक टाइम ऐसा आया। आज हमारा जो एग्जैक्टली टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि सोवियत संघ का विघटन किस कारण से हुआ। सोवियत संघ जो एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी, एक इतनी बड़ी व्यवस्था जिसने पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट करके एक खेमे को अपने हाथों में लिया हुआ था, उसका विघटन किस प्रकार से हुआ, क्या कारण रहे, क्या कमियां रही सोवियत संघ में। आज हम उन कमियों को उजागर करेंगे और देखेंगे अपने वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इसी बात से कि सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से हुआ और उसके कारण क्या रहे। एग्जैक्टली जो सोवियत संघ है एक ऐसी खेमा था जहाँ की पूरी व्यवस्था साम्यवादी थी। साम्यवादी व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर जो भी कार्य किए जाते थे वो सारे के सारे कार्य गवर्नमेंट के अंडर किए जाते थे, यानी हमारी सरकार उनको अपने अंडर रखती थी। लोगों का उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता था, निजी कंपनियाँ कुल मिलाकर के नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी बड़ी व्यवस्था इस तरीके से धराशायी हो गई। इसको जानने से पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि ये व्यवस्था किस प्रकार से बनी थी। बनने का एग्जैक्टली इसका जो कारण था बच्चों वो ये रहा कि एक नई व्यवस्था, पूंजीवाद से लोग थक चुके थे। हम अगर बात करें पूंजीवाद जब दुनिया बनी है तब से चलता आ रहा है। जब दुनिया अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की तो मैं बात करती हूँ पाषाण युग की। पाषाण युग के बाद लोग थोड़े डेवलप हुए, डेवलप होने लगे, डेवलप होके सिविलाइज हुए। जब हम सिविलाइज हुए तो हमने सबसे पहले ये जाना कि चीज़ें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हों। हर एक व्यक्ति ने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के स्टार्ट किया और हर बंदा पूंजीवादी बनना चाहता था। पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट अपनाया है, सिर्फ अपना भला। लेकिन हमारी साम्यवादी व्यवस्था इसके बिल्कुल ही विरुद्ध थी। तो वो किस तरीके से विरुद्ध थी आप इस बात को जान लें। साम्यवादी व्यवस्था का मेन मकसद था समाज का विकास करना, अपना अकेले का विकास करना नहीं। रूस के अंदर साम्यवाद का उदय होना यही इसका एक कारण था कि वहाँ की व्यवस्था भी पूरी तरीके से पूंजीवादी रही। सो गाइस हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले कारण की, जो कारण बना हमारी साम्यवादी व्यवस्था के विघटन का या सोवियत संघ के विघटन का। पहला है इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमज़ोर हो गई थी। राजनीतिक संस्थाएं एक लंबे समय से 70 सालों से एक ही पार्टी जब शासन कर रही है किसी जगह पर और वो पार्टी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था के अंदर केवल एक ही पार्टी का शासन था जो कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब वो पार्टी जब चेंज नहीं हो रही तो पहली बात तो नेता और ये राजनीतिक लोग चीज़ें और काम क्यों करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इन्हें डर होता है कि यदि हम अब काम अच्छे से नहीं करेंगे तो अगली साल पब्लिक हमें निकाल देगी, हमें वोट नहीं देगी, हमारा अधिकार जो हमारी सीट है ये चली जाएगी। लेकिन हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 70 सालों से जब वही शासन के अधिकारी बने हुए हैं तो उन्हें ये डर ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी तौर पर कमज़ोर इसलिए हो गई थी क्योंकि अब हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था कि हम डेवलप नहीं हो रहे। हम अपना सारा पैसा जितना भी हमारे पास है, जितना भी हम लोगों का एग्जैक्टली हमारे पास कमाई आ रही है, जितने भी खर्चे हैं हमारे पास, हम सबको सिर्फ अपने सैनिक साजो सामान यानी अपने हथियारों का ज़ख़ीरा करने के लिए बना रहे हैं। तो ये पहला कारण बना कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। रेगुलरली किसी भी एक चीज़ का विघटन या कोई भी एक चीज़ चेंज या कोई भी एक छोटा से छोटा रिवॉल्यूशन एक बहुत लंबे टाइम के बाद होता है। जब हम किसी को परेशान करते हैं ना और हम उसे परेशान करते रहते हैं
इंसान तब तक नहीं बोलता, एक हम जिस चींटी को भी दबाते हैं और रेगुलर दबाते रहें तो एक लेवल के बाद काट लेती है। सेम एज कंडीशन हम लोगों के साथ भी होती है। यदि हम किसी एक को परेशान करें और उसे लंबे समय तक परेशान करते रहें तो अनरेस्ट हो जाता है पब्लिक के अंदर, वो रेस्ट पर नहीं रहती और वहाँ पर होते हैं रिवॉल्यूशन। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण बना कि साम्यवाद का या सोवियत व्यवस्था का विघटन हो गया। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं दूसरे कारण की तरफ। दूसरा कारण था गतिरुद्ध अर्थव्यवस्था। एक लंबे समय से जब हम टेक्नोलॉजीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि टाइम के साथ साथ जब चेंज आ रहा था ना, वही टाइम था कि हमारी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, नए नए उद्योग लग रहे थे, चीज़ें चेंज हो रही थी। उस समय में आप एक ऐसे थ्योरी पर लेकर के बैठे हो समाज को कि हम तो सिर्फ समाज के साथ चलेंगे और हम मतलब अपना पर्सनलाइजेशन नहीं करेंगे, हम उद्योग धंधे नहीं लगाएंगे, जो लगाएगी हमारी सरकार लगाएगी, सारा पैसा सिर्फ हम लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डालने की बजाय एक लेवल पर अपनी तौर पर रखेंगे, तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम देती है। और गतिरोध अर्थव्यवस्था एक टाइम तक जब आपकी पब्लिक तो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन अगर हम आज के टाइम पर 100 किलो अनाज उगाते हैं और अपने हमारी जनसंख्या को पूरा पड़ रहा है, या हम कहें कि ज़्यादा भी है, एक्स्ट्रा भी है, लेकिन हम 4 साल अगले 40 सालों तक 100 किलो ही अनाज उगाएंगे, तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा कि हमारी जनता को पूरा पड़े? ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने पड़ते हैं। तो गतिरोध अर्थव्यवस्था इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। अब जब लोग रेगुलर आप उसी लेवल पर रहोगे, लोग भूखे कब तक रह सकते हैं? टाइम के बाद लोग विद्रोह करते हैं। तो ये दूसरा कारण बना हमारी सोवियत संघ के विघटन का। द थर्ड रीज़न इस पश्चिमी मुल्कों की बेहतर अर्थव्यवस्था। अब रेगुलरली आप कंपटीशन जिससे दे रहे हो, अगर आपका कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा है तो सबसे बड़ी चीज़ यही हो जाती है कि भाई जो हमारा कॉम्पिटिटर अगर बहुत ही अच्छा है तो पब्लिक को प्रॉब्लम किस चीज़ से होगी? भाई हम इसके कंपटीशन में आपके साथ तो इसीलिए आए थे ना कि वहाँ हमें प्रॉब्लम थी, हम आपके साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि आपके वहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, आप हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे, लेकिन हम उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो ये तीसरा कारण बना हमारे सोवियत संघ के विघटन का। पश्चिमी मुल्कों की बेहतर, वो दिन पर दिन बेहतर होते जा रहे थे, वहाँ पर फैक्ट्रलाइजेशन हो रहा था, अन्य बहुत सारे काम हो रहे थे। तो ये भी एक कारण बना हमारे साम्यवाद या सोवियत संघ के विघटन का। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी की जनता को जवाबदेही ना करना। सेम एस कंडीशन है। कम्युनिस्ट पार्टी जानती थी अब मैं जनता को जवाबदेही करूं या नहीं करूं, भाई पार्टी और शासन तो मेरा ही रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम किसको बदलेंगे? प्रधानमंत्री को बदल देंगे, हम मेन हेड को बदल देंगे, हम राष्ट्रपति को बदल देंगे, लेकिन उसके बाद भी पार्टी मेंबर तो वही रहने वाले हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जनता को जवाबदेही बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लोगों को जवाब नहीं देते थे। पब्लिक जा रही है, भाई एग्जाम्पल के तौर पर आज हम जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, हमारे सेम यही हाल होते हैं। बंदा जवाब देने के बारे में 50 बार मुंह बनाते हैं और 50 दिन लग जाते हैं उसी काम को। लोग आजकल इसीलिए प्राइवेटाइजेशन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। सेम एस कंडीशन वहाँ पर थी, जबकि इंडिया के अंदर तो प्राइवेटाइजेशन है भी नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले लोग हैं, हम दोनों तरीके की चीज़ों को रखते हैं। तो हम ये चीज़ यहाँ पर भी देखते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हम इस चीज़ का अंतर देख सकते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जनता को जवाबदेही बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। नेक्स्ट थिंग इस पार्टी के अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकार। इतने अधिकार प्राप्त थे। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लाइन में खड़े हैं और वहीं पर एक पार्टी का मेंबर आकर के लाइन में खड़ा हो गया, तो सबसे पहले अगर हम वो लास्ट में खड़ा और हम फर्स्ट पर खड़े हैं तो किसको पे किया जाती थी सर्विसेज? उस पार्टी मेंबर को पे की जाती थी। बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ कि वो उस पार्टी का मेंबर है, तो इसीलिए। और वो लोग जनता के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव करते थे और यही कारण बना था कि इन लोगों के अंदर क्या आ गया था, इन लोगों के अंदर आम जो नागरिक थे वो विशेषाधिकारों की वजह से अपने आप को जोड़ नहीं पाते थे। वो कहते थे हम तो अलग हैं, हमारी सिस्टम अलग है। नेक्स्ट थिंग इज केंद्रीकृत व्यवस्था। भाई जहाँ भी हमने रिवोल्ट देखा है ना, हमने किसी भी कंडीशन में रिवोल्ट देखा हो, केंद्रीकृत व्यवस्था सबसे बड़ा प्रॉब्लम रही। हम यहाँ को छोड़ दें, इंटरनेशनल लेवल पर हम मगध की बात करें। मगध जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है इंडिया के अंदर, हमने लास्ट 11th क्लास में पढ़ा भी है मगध को और मगध में अशोक वगैरह को। तो हमने ये देखा है कि मगध जो था वो भी इसी वजह से टूटा था क्योंकि वहाँ पर केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज सिस्टम था। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक जगह है जहाँ पर सूखा पड़ गया,
तो वहाँ पर हमें आला कमान के जो लोग होते हैं या छोटे अधिकारी जो होते हैं, स्थानीय जो अधिकारी होते हैं, उन्हें वहाँ उस टाइम पर कोई एक्शन लेना। लेकिन अगर केंद्रीकृत सिस्टम होगा तो वहाँ एक्शन नहीं ले सकते। उन्हें उस बात के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उन्हें हेड पे जाना पड़ेगा। अब समझ लीजिए हेड बैठा है हमारा दिल्ली में और कंडीशन आपकी हुई है हैदराबाद में, और उस टाइम को सोचिए, वो एक बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम की बात है। वहाँ इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमें 10 दिन लग रहे हैं पहुँचने में, 11वें दिन हम वापस आ रहे हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशन है ये प्रॉब्लमेबल होती हैं, और केंद्रीकृत व्यवस्था में लोग विस्फोट पर करते हैं, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वहाँ पर रिवॉल्यूशन करते हैं। तो ये रहे कुछ हमारे महत्वपूर्ण कारण सोवियत संघ के विघटन के। और सोवियत संघ का इसी तरीके से विघटन हो गया, और एक दिन क्या हुआ कि हमारी जो बर्लिन की प्यारी सी दीवार है उसे लोगों ने धराशाह कर दिया। बर्लिन जो बेचारा 2 भागों में बटा हुआ था वो अब एक हो गया, लोग एक साथ मिल कर के रहने लगे, और सोवियत संघ जैसी चीज़ ख़त्म हो गई। इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग थैंकफुल रहते हैं मिखाइल गोर्बाचेव को। इसके बाद ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव रहीं। हाँ, मानते हैं कि दुनिया के अंदर एक तानाशाह यानी एक बंदे का दबदबा आ गया जो अमेरिका रहा, लेकिन उसके बाद भी जो दुनिया डर में जी रही थी कि आज हो सकता है कहीं से परमाणु हथियारों का हमला हो जाए, या अगर एक परमाणु हथियारों का हमला होता है तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे लोग उससे अफेक्ट होते हैं। तो ये एक चीज़ होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ये थे हमारे सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस हिसाब से आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।